ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज के चैप्टर में हमने कैश बजट वाला जो मेथड था अपना वो कर लिया हमने। अभी आगे के मेथड हम देखते हैं। कैश बजट वाला जो मेथड है वो जो शॉर्ट टर्म आपको जो बजट बनाना होता है उसके लिए सही रहता है, पर आगे के जो हम मेथड पढ़ेंगे वो लॉन्ग टर्म बजटिंग के लिए सही रहते हैं। सबसे पहला जो मेथड हम पढ़ेंगे अभी वो है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। इस मेथड में क्या होता है, हम एक प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। मतलब हम जो हमारे पास बैलेंस शीट या P&L जो भी हमारे पास दे रखा होता है, ठीक है, प्रोजेक्टेड बनाते हैं और उसको फिर हम एडजस्ट करते हैं उन आइटम से जो जिससे आपका कैश जाता है और जिससे आपका कैश नहीं जाता है। ठीक है, तो आपके पास एक बैलेंस शीट दे रखी होगी, आपके पास एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा होगा। कैश के अंदर आपको उन आइटम्स को माइनस करना है जिससे कैश कम हो गया और उन आइटम्स को प्लस करना है जिससे आपका कैश बढ़ गया। साथ ही साथ कोई ऐसी आइटम है जिससे आपके कैश जो आपने एज एन एक्सपेंस दिखा रखा था लेकिन जिससे आपका कैश घटा नहीं है, तो हम उसको वापस से ऐड कर देंगे। क्योंकि जिससे अगर कोई ऐसा खर्चा है, मान लीजिए डेप्रिसिएशन है, जिससे कैश गया ही नहीं है, तो फिर आपने उसको जो घटा रखा है ना उसको हम क्या करेंगे, दोबारा से ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें कैश बैलेंस दे रखा होगा एक, इसके अंदर हमें क्या क्या जोड़ना है। देखिए, कोई भी ऐसा खर्चा जो खर्चे के तौर पे दिखाया हुआ है लेकिन जिससे पैसा नहीं जा रहा, यानी नॉन कैश एक्सपेंस जो है आपके, वो इसमें वापस ऐड कर देंगे क्योंकि हमने P&L बनाते टाइम इनको घटाया होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से आपका कैश में आपका कैश बढ़ गया है, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए नेट प्रॉफिट हो गया आपका, या आपका डिक्रीज इन करंट एसेट। डिक्रीज इन करंट एसेट का मतलब क्या है, करंट एसेट कौन सी होती है, जैसे डेटर हो गया, कैश की बात नहीं हो रही है, डेटर वगैरह की बात हो रही है। ठीक है, डिक्रीज इन करंट एसेट किसी भी तरीके की, मतलब जैसे डेटर है या ट्रेड रिसीवेबल है या इस तरह की कोई एसेट है आपकी जिसे आपने कैश, जिसको आपने जैसे मान लीजिए डेटर से कैश रिसीव किया तो डेटर आपके कम हो जाएंगे, तो करंट एसेट में कमी की वजह से आपको कैश मिलता है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, जैसे आपकी करंट एसेट होती है, आपने उनको बेच दिया तो आपके पास कैश आ जाएगा, तो करंट एसेट में डिक्रीज हो जाएगी लेकिन आपके पास पैसा आ जाएगा। ठीक है, और कोई जैसे मान लीजिए करंट लाइबिलिटी बढ़ गई आपकी। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज बढ़ने से भी आपके पास एक तरह से पैसा आया माना जाता है। ठीक है, आपने किसी से शॉर्ट टर्म के लिए उधार ले लिया, पैसा आया आपके पास लेकिन करंट लाइबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटी बढ़ने से पैसा आता है हमारे पास। मान लीजिए आपने फिक्स एसेट्स को बेच दिया, बेचने से पैसा आएगा। ठीक है, आपने मान लीजिए शेयर और डिबेंचर इशू करे हैं, तो आपने जो शेयर और डिबेंचर इशू करे हैं उनसे भी आपके पास पैसा आएगा। पैसा जाएगा किससे, ठीक इनकी जो रिवर्स एंट्री है उनसे। ठीक है, कोई नॉन कैश इनकम है, नेट लॉस है, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इनसे आपके पास से पैसा जाएगा। ठीक है, उन सब आइटम्स को आप माइनस कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, मतलब जो आपको जितने पैसे की जरूरत है वो आपके पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर से बता रही हूँ मैं, ओपनिंग बैलेंस लेते हैं हम कैश का, उसके अंदर हम उन सभी आइटम्स को जोड़ देते हैं जिससे कैश में वृद्धि होती है। साथ ही साथ हम नॉन कैश एक्सपेंसेस को भी जोड़ देते हैं, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें पैसा खर्च नहीं होता लेकिन आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाते टाइम पे इनको खर्च के तौर पे दिखाया था। जैसे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन को हम डेबिट साइड पे दिखाते हैं P&L के एज ए लॉस एज ए एक्सपेंस। ठीक है, लेकिन पैसा जाता नहीं है उससे, तो हम उसको वापस से ऐड कर देते हैं। नाउ किन किन से पैसा आपका बढ़ता है, नेट प्रॉफिट से पैसा बढ़ रहा है, करंट एसेट में कमी से पैसा बढ़ता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। करंट एसेट में इंक्रीज से पैसा मत बढ़ा दीजिएगा, डिक्रीज इन करंट एसेट उससे पैसा बढ़ता है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी से पैसा बढ़ेगा, फिक्स्ड एसेट की सेल से और डिबेंचर और शेयर्स के इशू से। इनकी रिवर्स एंट्री कर दो, उन सबसे पैसा कम होगा, यानी नॉन कैश इनकम, नेट लॉस, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी,
परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इनसे आपका पैसा कम होगा। बस इन्हीं से हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग बैलेंस निकालना है कैश का, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 8th का इलस्ट्रेशन है, यहाँ पे आपको बैलेंस शीट बना के दिखा रखी है, आपको P&L की स्टेटमेंट बना के दिखा रखी है, ठीक है। नीचे आपको लिख रखा है कि शेयर्स थे 50,000 के, जिनको आपने इशू करना है साल के दौरान। लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 की होगी, ट्रेड रिसीवेबल 50,000 के, प्रीपेड एक्सपेंसेस 600 के। ओके, कैश का जो हमें बैलेंस दिया हुआ है वो दे रखा है 21,500 का, तो ये अपना ओपनिंग बैलेंस है जिसको हम लेके चलेंगे, ठीक है। जो जो चीजों से कैश बैलेंस बढ़ता है वो इसमें ऐड करते जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। सो कैश का बैलेंस लेते हैं। $21,500 यहां डालेंगे हम। एडिशंस टू कैश, मतलब कैश में जो ऐड किया गया है जिसकी वजह से कैश बढ़ रहा है। सबसे पहले तो है आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है, 27,000। उसके बाद आपका कोई भी ऐसा खर्चा, हम नीचे से ही चलते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा खर्चा जिसकी वजह से आपकी कैश नहीं गया है पर उसने आपने उसको खर्चे के तौर पे दिखा रखा था, तो ऐसा कौन सा खर्चा है? देखिए, डेप्रिसिएशन है, ठीक है, 11,500 रुपए की, तो ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके अलावा और क्या क्या चेंज हो रहा है आपका यहाँ पे? यहाँ पे देखिए आपका इन्वेंट्री ना डिक्रीज हो रही है, सॉरी डिक्रीज नहीं हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखिए बैलेंस शीट में अभी देखिए हमने ये नॉन कैश एक्सपेंस ले लिया, हमने नेट प्रॉफिट ले लिया, अब हमें क्या लेना है, एसेट में क्या डिफरेंस आया है वो लेना है, ठीक है। तो एसेट का डिफरेंस आपको इन दोनों को कंपेयर करके निकालना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का क्या हो रहा है। तो कैश बढ़ता कैसे है, डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी से, ठीक है। सबसे पहले एसेट ही देख लेते हैं, करंट एसेट। तो करंट एसेट अपने पास क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे है इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंट्री हमारे पास दे रखी है 20,000 की। नीचे P&L में देखिए आपका इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक जो दिया हुआ है वो 40,000 का दिया हुआ है। तो इन्वेंट्री में बेसिकली आपका बढ़ रही है, पहले 20 थी, ठीक है, अब 40 होगी, 20,000 रुपये बढ़ गई है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन करंट एसेट हो रही है, ना कि डिक्रीज इन करंट एसेट, यानी इससे हमारा कैश जो है वो कम होगा, ठीक है। तो ये जाएगा आपका डिडक्शन के अंदर। एक हम डिडक्शन का भी कॉलम यहाँ पे बना देंगे कि क्या क्या चीजें हमारी जिससे हमारी कैश कम हो रही है। फर्स्ट हो जाएगा आपका इन्वेंट्रीज, इंक्रीज इन करंट एसेट 20,000 रुपए की, ठीक है। उसके बाद कोई और करंट एसेट में जिसमें चेंज हो रहा है, ध्यान रखिएगा चेंज देखना है हमने, तो चेंज तो कोई हो नहीं रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब आ जाते हैं लायबिलिटी की तरफ। तो लायबिलिटी में क्या चेंज हो रहा है, देखो लायबिलिटी हमारे पास यहाँ पे कुछ दिखाया हुआ है, हमें आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी दिखाई हुई है 3,000 की P&L के अंदर, और बैलेंस शीट में हमें दिखा रखे हैं आउटस्टैंडिंग 2,000, यानी हमारी लायबिलिटी भी बढ़ गई है, 2 से 3 हो गई है, ठीक है। और इंक्रीज इन लायबिलिटी से क्या होता है, क्योंकि ये देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो शुरू में 2,000 थी, अब 31 मार्च 2011 को कितनी हो गई है, 3,000, 1,000 से बढ़ गई है। इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या होती है, एडिशन होती है, ठीक है। सो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ये हो जाएगा आपका 1,000, ठीक है। अब फिक्स्ड एसेट पे आ जाते हैं। किसी फिक्स्ड एसेट को सेल वगैरह किया गया है या परचेज वगैरह किया गया है, तो सेल तो मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं किया गया है आपका। लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 की थी, अब 1,20 की हो गई, बड़ी है, मतलब आपने खरीदा है। तो परचेज है, परचेज का मतलब होता है भाई इससे आपका फिक्स्ड एसेट्स कितने की परचेज हुई है, 40,000 की, ठीक है। कैश आपका कम होगा इससे,
ओके, सारी की सारी एसेट देखिए कंपेयर करके चलते हैं। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का क्या हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी साल के शुरू में थी आपकी 1 अप्रैल 2017 को। प्लांट एंड मशीनरी को कुछ बेचा गया है क्या? प्लांट एंड मशीनरी में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेप्रिसिएशन लगी थी। डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। फर्नीचर को भी कुछ नहीं सेल करा गया है, यहाँ पे कोई बैलेंस आपका नहीं दिखाया हुआ है, ठीक है। ओके, इसके अलावा किसका बैलेंस दिखा रखा है यहाँ पे? ट्रेड रिसीवेबल का, हाँ ट्रेड रिसीवेबल का दिखाया हुआ है आपको 50,000 का बैलेंस है। पहले ट्रेड रिसीवेबल थे 40,000। ट्रेड रिसीवेबल होते हैं आपकी करंट एसेट, तो करंट एसेट आपकी बढ़ गई है। इंक्रीज इन करंट एसेट क्या होती है? कैश इससे कम हो जाता है, ठीक है। तो यहां डाल देंगे हम इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 10,000। और किसके बारे में दिया हुआ है यहाँ पे? आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारी एसेट होती है, पहले 500 थी अब 600 हो गई, बढ़ गई, तो ये भी यहाँ आएगा डिडक्शन में, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 100 रुपए की। उसके बाद क्या दिया हुआ है? ट्रेड पेबल लायबिलिटी होती है, तो ट्रेड पेबल पहले कितने थे? 50,000 थे, अब कितने हैं? 40,000। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये भी डिडक्शन होती है। तो ये हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। इसके अलावा कुछ और है? आउटस्टैंडिंग वाला तो हम कर ही चुके हैं। शेयर है आपकी, शेयर इशू कर रहे हो आप, तो इशू ऑफ शेयर से क्या होता है? हमारे पास पैसा बढ़ता है, तो इंक्रीज में डाल देंगे हम, ये हो जाएगा 50,000, ठीक है। अभी इंक्रीज जिससे हो रही है उसको हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे दोनों को। ये सारा टोटल करने के बाद आ जाएगा आपका 1,11,000, ठीक है। इसमें से हम माइनस कर देंगे जो डिडक्शन है आपकी, तो आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस कैश का 30,900। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इन सब चीजों को हमने डिडक्ट कर दिया है इसमें से, ठीक है। तो बेसिकली आपको यही देखना है। रूल आप याद रखिएगा, कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस है जिसमें पैसा नहीं गया है लेकिन वो नॉन कैश का खर्चा आपने घटाया हुआ है P&L के अंदर, वो वापस से ऐड होगा कैश में, ठीक है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड होगा, डिक्रीज इन फिक्स्ड एसेट ऐड होगा, ठीक है। मतलब फिक्स्ड एसेट बेच के आपने पैसा कमाया है बेसिकली। और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी अगर आपकी बढ़ती है तो पैसा आपके पास आता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप, इसका ठीक रिवर्स हो जाएगा आपका रिडक्शन। तो ये तो हो गया आपका पहला मेथड जिसमें हमने P&L की मदद से बनाते हैं। दूसरा आपका जो मेथड है वो है आपका बैलेंस शीट मेथड। बैलेंस शीट मेथड में क्या होता है? हम एक बजटेड या फोरकास्टेड बैलेंस शीट बनाते हैं, और इस बैलेंस शीट के अंदर हम सिर्फ कैश वाली जो कॉलम है उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, कैश और बैंक बैलेंस को। बाकी के अंदर हम चेंज देख लेते हैं, और चेंज के अकॉर्डिंग मतलब आपको पहले से ही जो आपको आंकड़े दे रखे हैं, बैलेंस शीट दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप एक नई बैलेंस शीट बनाते हो, लेकिन वो सिर्फ फोरकास्टेड बैलेंस शीट होती है, सिर्फ अनुमानों पे बनाई जाती है, और कैश वगैरह हम उसमें छोड़ देते हैं। फिर उसकी जो डेबिट, क्योंकि हमें मालूम है बैलेंस शीट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल बराबर आना चाहिए, फिर जो भी इन दोनों का बैलेंस आता है वो आपके कैश का बैलेंस ऑटोमेटिकली बच जाता है, ठीक है। इलस्ट्रेशन बता देती हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखिए आपको कैश बजट बनाना है बैलेंस शीट मेथड की मदद से, ठीक है। जो 8वें इलस्ट्रेशन में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, उसकी मदद से तो हमें बैलेंस शीट मेथड अपनाना है। मतलब सबसे हमें क्या बनाना है? फोरकास्टेड बैलेंस शीट। नई बैलेंस शीट बनाएंगे हम अनुमानों से, ठीक है, जो भी आपके चेंज हो रहे हैं बैलेंस शीट में पुरानी वाली में, उसके बेसिस पे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास है क्या क्या बैलेंस शीट की, मतलब पुराने जो हमारे पास आंकड़े हैं वो क्या क्या हैं। देखिए
यहाँ पे हमारे पास बोला हुआ है शेयर कैपिटल जो थी शुरुआत में 1 अप्रैल 2017 को वो 1 लाख रुपए थी, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने 50,000 शेयर्स और इशू कर दिए, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1.5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है। तो बैलेंस शीट मेथड में मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे 1.5 लाख की शेयर कैपिटल दिखा सकती हूँ, ठीक है, लायबिलिटी साइड के ऊपर, कि 1 लाख की पहले थी, अगर मैंने 50,000 की और इशू कर दी तो मेरे पास जो शेयर कैपिटल आनी चाहिए थी वो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए की आनी चाहिए थी, ठीक है, 1 मिनट भाई, ओके, हाँ ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज आ रही है अपनी बैलेंस शीट में। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आ रहा है 25,000, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 25,000 है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट आ गया 27,000, तो 7 और 5 12, 2 और 2 4 और 1 5, मतलब अगर पहले मेरा प्रॉफिट का बैलेंस इतना था और करंट ईयर में मेरे को इतना का प्रॉफिट हो गया, तो टोटल प्रॉफिट मेरा कितना हो गया 52,000 का, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड जो बैलेंस शीट है, मतलब ये बैलेंस शीट हम सिर्फ बना रहे हैं अगले साल के लिए, एडवांस में बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी जो साल चल रहा है वो आपका लगा लो 17-18 साल चल रहा है, ठीक है, और ये हमने प्रोजेक्ट की है बैलेंस शीट के, ऐसी कुछ बैलेंस शीट हमारी दिखाई देगी उन आंकड़ों के बेसिस पे, पिछले साल जो हुआ उसके बेसिस पे। तो P&L का बैलेंस कितना आ गया हमारा, अकाउंट तो नहीं, बैलेंस आएगा अपना 52,000, क्योंकि इस प्रॉफिट या लॉस में से हमने कहीं पे भी किसी रिजर्व में नहीं डाला, कहीं नहीं डाला। रिजर्व में डालते तो इसमें से कुछ बैलेंस रिजर्व में चला जाता और बाकी का यहाँ आ जाता, तो सारा का सारा P&L में हम डाल के यहाँ शो करेंगे। उसके बाद है हमारे पास डिबेंचर्स थे। अब डिबेंचर्स में हमने कुछ भी नए डिबेंचर ना इशू करे, ना हमने कोई डिबेंचर्स को यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, उसकी पेमेंट करी है, ठीक है, रिडम्पशन नहीं किया हमने, तो डिबेंचर्स तो अपने यूं के यूं बने रहेंगे, डिबेंचर डाल देंगे यहाँ पे। अगर डिबेंचर में कोई चेंज हुआ होता तो हम वो चेंज भी यहाँ पे दिखा देते। 1 लाख रुपए के डिबेंचर रहेंगे, ओके। उसके बाद ये बोल रहा है ट्रेड पेएबल थे 50,000 के, इसमें तो चेंज हुआ था साल के दौरान, ट्रेड पेएबल हमारे 40,000 के हो गए थे, यानी नए ट्रेड पेएबल हमारे कितने हैं 40,000, 10,000 कम हो गया था ना ट्रेड पेएबल का। तो नई बैलेंस शीट में ट्रेड पेएबल हो जाएगा अपना, ध्यान रखिएगा ये बैलेंस शीट प्रोजेक्टेड है 40,000, ठीक है, ओके। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे 2,000 थे, लेकिन साल के दौरान बढ़ गए थे 3,000 हो गए थे, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डालेंगे हम यहाँ पे 3,000, जो बढ़ा नया जो आंकड़ा है उससे। फिर हम जाएंगे एसेट साइड के ऊपर। तो एसेट साइड पे सबसे पहले हमारे पास थी लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की पहले वैल्यू थी 80,000, लेकिन ये बाद में बढ़ गई थी, हमने और खरीद ली थी 40,000 की, तो 1,20,000 की बन गई थी। यहाँ डाल देंगे लैंड एंड बिल्डिंग, कितने की थी 1,20,000 की, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी में कुछ चेंज हुआ था, प्लांट एंड मशीनरी में बस ये डेप्रिसिएशन ही लगी थी और तो कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। 10,000 की डेप्रिसिएशन थी, पहले 1 लाख की थी, डेप्रिसिएशन लग के इसकी वैल्यू कम हो गई, तो अब ये बच गई 90,000 की। तो यहाँ हम डाल देंगे प्लांट एंड मशीनरी 90,000। उसके बाद आती है अपनी फर्नीचर। तो फर्नीचर में देखिए क्या हुआ, फर्नीचर में भी सिर्फ डेप्रिसिएशन लगी हुई है 1,500 की, पहले 15,000 की थी, ठीक है। और तो कुछ ना हमने कुछ खरीदा ना हमने कुछ बेचा, तो इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन निकाल के डाल देंगे यहाँ वैल्यू, ये हो जाएगा आपका 13,500, 15,000 में से 1,500 घटा देंगे। उसके बाद है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री का क्या हुआ था, इन्वेंट्री $40,000 की हो गई थी ना, इन्वेंट्री खरीद ली थी हमने, ये रही क्लोजिंग 40,000 है आपका, ठीक है। तो इन्वेंट्री हम दिखाएंगे 40,000 पे, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ही आता है ना बैलेंस शीट के अंदर, और एक क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 40,000 का,
ओके उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में देखिए क्या हुआ था, ट्रेड रिसीवेबल थे हमारे 50,000 के हो गए थे, 50,000 के डाल देंगे। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस। कैश बैलेंस नहीं लेते कभी भी हम, ध्यान रखिएगा प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड में हम कैश बैलेंस कभी नहीं लेते, इसको छोड़ेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या हुआ था, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे 600 हो गए थे तो 600 ले लेंगे। अब क्या करना है, दोनों साइड का टोटल देखना है, डेबिट साइड वाला ज्यादा आएगा, ठीक है। ये टोटल आएगा आपका 3,45,000। इसमें से जब आप ये साइड घटाओगे तो जो बाकी का बैलेंस आएगा वो आएगा आपका कैश बैलेंस। तो इसमें से जब हमने ये घटाया तो हमारे पास आया 30,900, टोटल हो गया आप 3,45,000, दोनों साइड हो गई इक्वल, ठीक है। 30,900 का हमारे पास कैश। और यहाँ देखिए पुराने वाले पिछले वाले मेथड से भी हमारा कितना आया था 30,900। तो मेथड आप चाहे कुछ भी यूज कर लो, आंसर आपका वही आना है, ठीक है। दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है, बैलेंस शीट मेथड के अंदर तो हम क्या करते हैं, एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, मतलब पुरानी बैलेंस शीट देखते हैं, फिर जो आइटम्स में चेंज हुआ है साल के दौरान वो चेंज देखते हैं, चेंज के हिसाब से हम उसको बदल देते हैं। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास शुरुआत में 80,000 थी जो ओपनिंग बैलेंस शीट थी हमारे पास, ठीक है, पिछले साल के आंकड़ों के हिसाब से। साल के दौरान इसमें हमने 40,000 की और खरीद ली तो हमारी नई लैंड एंड बिल्डिंग हो गई थी 1,20,000 की, तो हमने नई वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको दोबारा से बैलेंस शीट बना देते हैं, दौरान साल के दौरान जो भी चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से। कैश नहीं लेते, सिर्फ हम कैश बैलेंस जो हमारा दिया हुआ है बैलेंस शीट में वो नहीं लेते, ये हमारा खुद से निकल के आता है क्वेश्चन में जब हम डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को माइनस करते हैं। ये वाला जो है आपका एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस में, इसमें हम क्या करते हैं, हम बैलेंस शीट कुछ नहीं बनाते, हम क्या करते हैं जो पहले से हमें बैलेंस शीट दे रखी है उसके कैश बैलेंस जो दिया हुआ है ओपनिंग कैश बैलेंस वो लेते हैं। फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी नॉन कैश का एक्सपेंस है जैसे डेप्रिसिएशन, जिसमें हमारा कैश गया नहीं था लेकिन जो हमने खर्चे के तौर पे दिखाया हुआ था उसको हम ऐड कर देते हैं। साथ ही साथ हम इसके अंदर डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी और इंक्रीज इन फिक्स्ड लाइबिलिटी, फिक्स्ड लाइबिलिटी मतलब डिबेंचर इशू कर दिया, लोन ले लिया, इस तरीके की चीजें, इनको ऐड कर देते हैं। और इसमें से हम माइनस कर देते हैं जिन जिन से हमारा कैश कम हो रहा है। जैसे करंट एसेट अगर बढ़ रही है तो कैश कम होगा, फिक्स्ड एसेट्स अगर बढ़ रही है तो कैश कम होगा, करंट लाइबिलिटी और फिक्स लाइबिलिटी कम हो रही है यानी हम उसका भुगतान कर रहे हैं यानी हम पैसा दे रहे हैं तो हमारा कैश कम होगा, ठीक है। तो और अगर मान लीजिए कोई नॉन कैश की इनकम है, मतलब जिस ऐसी इनकम जो हमने यहाँ पे जोड़ रखी है P&L में लेकिन जो एक्चुअल में कैश हमें रिसीव नहीं हुआ है तो वो, ठीक है। इससे फिर हमें क्या मिलेगा, लास्ट में कैश का क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। बैलेंस शीट वाले में भी सेम, अगर आपका रकम सेम है तो आंसर दोनों ही मेथड से सेम आएगा, चाहे आप कोई भी मेथड अपना लो। तो ये हो गए आपके बैलेंस शीट मेथड तक। इससे जो अगली मेथड है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।